सुप्रभात बच्चों। हमारा आज का विषय है प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। इससे पहले हम भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक व प्रसाद युगीन हिंदी नाटक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम प्रसादोत्तर हिंदी नाटक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी समय सीमा है 1950 ईस्वी के बाद। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक को 1950 से अब तक के अंतर्गत रखा जाता है। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक विविध विषयों को लेकर लिखे गए। ये यथार्थ से जुड़े हुए नाटक हैं। समाज का हूबहू वर्णन इस प्रकार के नाटकों में किया गया है। हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद लोगों के मन में अनेक आकांक्षाएं थी, अनेक अपेक्षाएं थी और लोगों को विश्वास था कि देश स्वतंत्र होने के बाद उनका जीवन उच्च स्तर का होगा। और जो संघर्ष उन्होंने अंग्रेजी शासन के दौरान किया है और जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वैसा अब नहीं होगा। इसलिए भारतवासियों के मन में अपने देश के प्रति अलग ही अपेक्षाएं थी, लेकिन सभी अपेक्षाएं पूरी न होने के कारण जो तनाव, संघर्ष, बेरोजगारी, बेकारी आदि समस्याएं उनके जीवन में आई, तो प्रसादोत्तर हिंदी नाटक ने एक नई दिशा ली, एक नया मोड़ लिया। देश में बढ़ते औद्योगिकरण, सामाजिकरण, यंत्रीकरण, बदलता परिवेश, नवीन रूढ़ियों व मान्यताओं का अपनाना आदि समस्याएं प्रसादोत्तर हिंदी नाटक के अंतर्गत आती है। इसलिए प्रसादोत्तर हिंदी नाटक पहले दो जो चरण हमने पढ़े, भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक व प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, उन दोनों से भिन्न कोटि के अंतर्गत आता है। समाज के लोगों ने जो अपेक्षाएं लगाई थी देश से, वो पूरी न होने के कारण उनके जीवन में जो तनाव था, जो संघर्ष था, उसका वर्णन प्रसादोत्तर हिंदी नाटक के अंतर्गत किया गया है। प्रसादोत्तर हिंदी नाटककारों में प्रमुख हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ने 3 नाटक लिखे: डॉक्टर, युगे युगे क्रांति और टूटते परिवेश। विष्णु प्रभाकर जी अपने समाज की समसामयिक समस्याओं का वर्णन करने वाले और मनोवैज्ञानिक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर नामक उनका जो नाटक है, उसमें उन्होंने मानसिक दशा, मानसिक संघर्ष व पीड़ा का वर्णन अपने नाटक के माध्यम से किया है। युगे युगे क्रांति में जो हमारे देश को स्वतंत्र कराने में लोगों को संघर्ष हुआ, पीढ़ीगत संघर्ष जो उन्होंने झेला, उसका वर्णन उन्होंने युगे युगे क्रांति नामक नाटक में किया है। टूटते प्रवेश नामक नाटक में विष्णु प्रभाकर ने हमारे समाज की विघटित हो रही दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार परिवार बिखरते जा रहे हैं और समाज जो विश्रृंखल होता जा रहा है। इन चीजों का वर्णन उन्होंने टूटते प्रवेश नामक नाटक के माध्यम से किया है। प्रसादोत्तर अन्य नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। इनके प्रसिद्ध नाटक हैं कोणार्क, पहला राजा, शारदिया, दशरथ नंदन। जगदीश चंद्र माथुर ने 4 नाटकों की रचना की और इनके नाटक भी समाज की पीड़ाओं को, संघर्ष को, तनाव को और समाज में हो रहे बदलाव को प्रदर्शित करने वाले प्रमुख नाटक हैं। कोणार्क नामक नाटक में इन्होंने उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का वर्णन किया है कि किस प्रकार एक गरीब शिल्पी विशु तथा अंतक के महामंत्री चाणक्य के संघर्ष का वर्णन किया गया है। जो शासन संस्था है किस प्रकार गरीबों का शोषण करती है, इस नाटक के माध्यम से वर्णित किया गया है। महामंत्री चाणक्य गरीब शिल्पी
विशु के साथ बुरा व्यवहार करता है और विशु उसके हाथों बिकने की बजाय अपनी कला को विध्वंस कर देता है। तो इस समय हमारे देश की जो शोषक व शोषित वर्ग की पीड़ित दशा है उसका वर्णन इस नाटक के माध्यम से किया गया है। पहला राजा नामक नाटक में जगदीश चंद्र माथुर ने हमारी राजनीतिक व्यवस्थाओं को, राजनीतिक दशा का और किस प्रकार राजनीति लोगों का शोषण करती है, लोगों के सपनों को चकनाचूर करती है आदि का वर्णन किया गया है। सारधिया नामक नाटक में मराठों तथा निजाम के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। दशरथ नंदन नाटक रामायण पर आधारित है, राम कथा पर आधारित नाटक है। इस प्रकार जगदीश चंद्र माथुर ने अपने नाटकों के माध्यम से हमारे समाज की दशा को जगाया। मोहन राकेश मोहन राकेश का आधुनिक नाटककारों में प्रमुख स्थान है। उन्होंने हालांकि 3 नाटक लिखे हैं, लेकिन उनके 3 नाटक ही नाट्य जगत में बहुत प्रसिद्ध हुए। उनके नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन नाटक कालिदास, महाकवि कालिदास के जीवन पर लिखा गया है। महाकवि कालिदास जो है वह एक प्रसिद्ध कवि है और चंद्रगुप्त उनका सम्मान समारोह करना चाहता है। उन्होंने जो नाटक लिखा है उसमें उन्होंने उसके सम्मान समारोह का वर्णन किया गया है। आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखने से पहले महाकवि कालिदास अपने ग्रामीण जीवन के परिवेश तथा प्रकृति से प्रेरित होकर नाटक लिखने लगते हैं। इन्होंने नाटक लिखने की प्रेरणा एक मल्लिका नामक युवती से प्राप्त हुई है। विलोप नामक युवक इस नाटक का प्रमुख खल पात्र है। लहरों के राजहंस नाटक शासक नंद व उनकी पत्नी सुंदरी पर चित्रित है। लहरों के राजहंस में नाटककार जो नंद है वह बौद्ध धर्म के प्रति उसके मन में आस्था है और वह बौद्ध धर्म में दीक्षित होना चाहता है, लेकिन उनकी पत्नी सुंदरी अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व करती है और उसे विश्वास है कि वह उसकी सुंदरता के कारण उसे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अंत में जब लहरों के राजहंस नाटक में अंत में जब नंद अपना मुंडित मस्तक लेकर घर आता है तो सुंदरी का जो अहम भाव है, जो गर्व है, वह चकनाचूर हो जाता है और नंद राजा जो अपने राज शासन को छोड़कर, राज सिंहासन को छोड़कर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है और एक भिक्षुक बन जाता है तो उसका सौंदर्य भाव, उसका अहम भाव चूर चूर हो जाता है। आधे अधूरे आज के परिवेश पर आधुनिक भाव बोध को व्यक्त करने वाला एक प्रमुख नाटक है। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश का एक बहुचर्चित नाटक है। इस नाटक में उन्होंने सावित्री और जुन्हेजा के जीवन को चित्रित किया है। सावित्री 4 पुरुषों से शादी करती है, लेकिन चारों पुरुषों के अंदर वह ये कहती है कि कोई भी पुरुष पूर्ण नहीं है। वह अपनी सभी इच्छाओं को, सभी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बार बार दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है, लेकिन अंत में पाती है कि कोई भी पूर्ण पुरुष नहीं है। इसलिए उसकी सभी इच्छाएं पूरी न होने के कारण वह कहती है कि सब के सब आधे अधूरे हैं। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती ने अंधा युग नामक एक गीति नाटक लिखा। धर्मवीर भारती भी एक आधुनिक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं और उनका प्रमुख नाटक है अंधा युग, जो महाभारत की कथानक पर आधारित है। अंधा युग नाटक में महाभारत के युद्ध के 18वें दिन की संध्या और अगले दिन के श्री कृष्ण की मृत्यु के समय तक का वर्णन किया गया है। अंधा युग नाटक हमारे देश की जो शासक व्यवस्था है, जो शोषित व शोषण का वर्णन है तथा छल कपट व्यवहार आदि का वर्णन इन्होंने अपने नाटक के माध्यम से किया है। लक्ष्मी नारायण लाल भी प्रसादोत्तर युगीन नाटककारों में लक्ष्मी नारायण
लाल भी प्रसादोत्तर हिंदी नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, लक्ष्मी नारायण लाल ने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। इनके प्रसिद्ध नाटक जो हमारे इतिहास का वर्णन करने वाले हैं, और इन्होंने अनेक नाटकों के द्वारा हमारे नाटकों का वर्णन किया। इन्होंने हमारे देश की समसामयिक घटनाओं को भी अपने नाटकों के माध्यम से चित्रित किया है और अनेक नाटकों की इन्होंने रचना की। सुरेंद्र वर्मा, आठवां शब्द, सुरेंद्र वर्मा भी आधुनिक नाटककारों में प्रमुख स्थान रखते हैं। उनका एक प्रसिद्ध नाटक है आठवां शब्द। सुरेंद्र वर्मा को चंद्रगुप्त सम्मानित करना चाहता है, इसलिए उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया जाता है। आठवें सर्ग नाटक को समारोह में पढ़कर सुनाया जाता है, उसका वाचन किया जाता है और मंदिर के पुजारी भी उस नाटक को सुनने के लिए उस सभा में उपस्थित होते हैं। नाटक की विषय वस्तु को सुनने के बाद मंदिर का पुजारी उस नाटक पर अश्लीलता का आरोप लगा देता है और जिसके कारण चंद्रगुप्त सम्मान समारोह को स्थगित कर देता है और नाटक की श्लीलता अश्लीलता की परख करने के लिए एक कमेटी का आयोजन किया जाता है। सुरेंद्र वर्मा के नाटक का जो है वो कालिदास है। सुरेंद्र वर्मा का नाटक आठवां सर्ग के नायक हैं कालिदास है। महाकवि कालिदास अपने सम्मान समारोह में अपमानित होने के कारण बहुत दुखी होते हैं और वह चंद्रगुप्त का राज्य छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उनका प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत प्रसिद्ध होता है, उसकी स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। तो चंद्रगुप्त दोबारा फिर कालिदास को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं, लेकिन कालिदास सम्मान समारोह में आने से मना कर देते हैं और सम्मान लेने से इनकार कर देते हैं। जब चंद्रगुप्त उसको इस विषय में पूछते हैं तो वह कहता है कि जब मुझे शासन सत्ता की आवश्यकता थी, जब मेरी रचनाओं को किसी शासक की आवश्यकता थी, तब आपने मुझे अपमानित करके निकाल दिया था। लेकिन आज मेरी रचनाएं, आज मुझे जो संतोष पाठकों के द्वारा मिल चुका है, आज मुझे किसी शासक के या किसी शासन सत्ता की आवश्यकता नहीं है। यदि एक राज्य में मेरी रचना पर रोक लगा दी जाती है, अश्लीलता का आरोप लगा दिया जाता है, तो दूसरे राज्य में मेरी वही रचना सप्तम स्वर में गूंज उठेगी। इस प्रकार इस नाटक के माध्यम से, आठवां सर्ग नाटक के माध्यम से सुरेंद्र वर्मा ने कवियों तथा लेखकों पर जो आरोप लगाए जाते हैं, जिससे उनका मन प्रताड़ित पीड़ित होता है, दुखी होता है और वे असंतुष्ट होते हैं, तो उसका वर्णन इन्होंने अपने नाटक के माध्यम से किया है। इस प्रकार हमने अनेक नाटककारों के बारे में पढ़ा। अनेक नाटककार रहे हैं जो प्रसादोत्तर हिंदी नाटक के अंतर्गत आते हैं और हमारे समसामयिक घटनाओं का वर्णन करने वाले नाटककार हैं। हमने उन नाटकों की विषय वस्तु पढ़ी कि किस प्रकार इस समय के नाटक हमारे सामाजिक जीवन को वर्णित करने वाले नाटक हैं। हमारे समाज की विभिन्न अवस्थाएं, जैसे स्वतंत्रता के बाद जो छल कपट है, स्वार्थपरता है, अवसरवादिता है, भाई भतीजावाद का जो बोलबाला है, आदि जो सामाजिक समस्याएं हैं, उनका वर्णन भी इन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से किया है। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक यथार्थ से जुड़े हुए हैं। समाज की वास्तविक स्थिति का चित्रण इन नाटकों के माध्यम से किया गया है। हम देखते हैं कि जो भारतेंदु युगीन नाटक हिंदी नाटक का प्रारंभिक चरण था, जिन्होंने हिंदी नाटक को एक साहित्यिक रूप प्रदान किया, तो प्रसाद ने उस साहित्यिक रूप को पल्वित किया और उसे एक नई दिशा दी, एक नया मोड़ दिया तथा जो नाटक के तत्व थे उनको अपने सभी नाटकों में शामिल किया। और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक स्वतंत्रता के बाद लिखे गए हिंदी नाटक है, जिसमें हमारा आधुनिक भावबोध, बदलता परिवेश,
टूटते परिवेश और समाज की जो बेरोजगारी, बेकारी आदि समस्याओं को चित्रित करने वाले नाटक प्रसादोत्तर हिंदी नाटक के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।